हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों, आज अपने पढ़ने वाले हैं पशुओं के अंदर लगने वाले रोग और उनका जो उपचार है, उनकी रोकथाम जो है वो कैसे की जाती है, वो आज अपने डिटेल से पढ़ेंगे। जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो डिजीज़ है एनिमल्स के अंदर लगने वाले हैं, उनके बारे में आज अपने डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको जो एनिमल्स के अंदर जो डिजीज़ है उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उनका क्या उपचार होता है और वो किससे होती है, यानी कि वायरस से होने वाली कौन सी होती है, बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी होती है, और बाद में आपको जो वैक्सीनेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है, वैक्सीनेशन है, वैक्सीन कौन सा लगता है, किस डिजीज़ के लिए कौन सा वैक्सीन लगता है, और क्या जो उस वैक्सीन का टाइमिंग होता है, यानी कि कब लगता है, कौन से मंथ में लगता है, वो भी मैं आपको जब डिजीज़ पढ़ाऊँगा उसके साथ साथ डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तृतीया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो पहले अपने देख लेते हैं अलग अलग की बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी आपकी एनिमल के अंदर रोग लगते हैं, और वायरस से होने वाले कौन से हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से हैं, जो भी है इनको अलग अलग देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन जो होता है ऊपर से सीधा ही आ जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, या निम्न में से कौन सा वायरस से होने वाला रोग है, या फिर उल्टा पूछ लिया जाता है, जैसे डिजीज़ का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किससे होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले ओनली ये बताऊंगा कि बैक्टीरिया से कौन होने वाली कौन सी डिजीज़ है, वायरस से अलग अलग बताऊंगा। तो इससे क्या होता कि जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। उसके बाद में जो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ है जिससे अंदर से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको एक एक करके अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी डिजीज़ है वो बता देता हूँ, यानी कि आपके जीवाणु रोग, हिंदी में आप कह सकते हो कि जीवाणु जनित जो रोग है वो कौन से हैं पशुओं के अंदर जो लगते हैं। तो सबसे पहले है एंथ्रेक्स, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। उसके अलावा है ब्लैक क्वार्टर जिसको अपने लंगड़ी कहते हैं। ठीक है, निमोनिया है, टिटेनस है, टीबी है जिसको अपने क्षय रोग भी कहते हैं, और इसके अलावा मास्टिटिस को अपने क्या बोल देते हैं, थनैला जो रोग है वो बोल देते हैं। फिर है एचएस को अपने बोल देते हैं हेमोरेजियस सेप्टिसेमिया। ठीक है, जिसको अपने हिंदी में गलघंटू रोग भी बोल देते हैं, गलघंटू। फिर नेक्स्ट है ब्रुसेलोसिस जिसको अपने संक्रामक गर्भपात कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डायरिया, खूनी पेचिश, है ना। तो ये सारे जो रोग है वो आपके किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। ये जीवाणु जनित आपके रोग है। ठीक है, वायरस की देख लेते हैं। वायरस में आपका एक रिंडरपेस्ट है जिसको अपने पशु प्लेग बोलते हैं। उसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको शॉर्ट में अपने एफएमडी डिजीज बोल देते हैं। ठीक है, खुरपका मुंहपका हिंदी में बोलते हैं अपने इसको, रेबीज है। और फिर नेक्स्ट है स्वाइन फीवर। तो इसमें जो वायरस से होने वाले जो डिजीज में से मेन दो ही है आपकी, रिंडरपेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज, जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए बैक्टीरिया से होने वाले और वायरस से होने वाले जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऊपर से ही पूछ लिया जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला है। ठीक है, फिर अब जो प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से डिजीज है वो देख लेते हैं। अब प्रोटोजोआ में भी, प्रोटोजोआ से मतलब है कि पैरासाइट, है ना, पैरासाइटिक जो डिजीज होती है। तो इसमें भी जैसे कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, कुछ इंटरनल पैरासाइट होते हैं ना, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। तो जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं उसमें आपका टिक्स फीवर हो गया, लाइस हो गया और माइट्स हो गया। और जो इंटरनल पैरासाइट हो गया वो एस्कैरिस हो गया, राउंड वर्म और टैप वर्म। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें खाली आपको याद रखना, इसका कुछ डिटेल से अपने को नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना कि एक्सटर्नल पैरासाइट कौन से, इसमें से इंटरनल पैरासाइट कौन से, अलग अलग इनको याद रखना है। ठीक है, तो इससे होने वाली जो डिजीज़ है वो कौन कौन सी, जैसे सर्रा होती है। तो ये जो सर्रा डिजीज मैं आपको यही बता देता हूँ, ये ऊँट के अंदर होती है। ऊँट की ये प्रमुख बीमारी है। सर्रा जो डिजीज है ये होती है आपकी मतलब प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, तो ये मतलब कि 3 साल तक लगातार चलती है। ये जो डिजीज है सर्रा डिजीज होती है ऊँट के अंदर, 3 साल तक लगातार चलती है। तो ये आप याद रखना है इसको। इसके अलावा फेजुलाइसिस है, रेड यूरिन और थैलीसियोसिस है। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली आपकी बीमारियां हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि जो चयापचय जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं, यानी कहने का मतलब कि खाने पीने की वजह से जो रोग हो जाते हैं ना,
मतलब कि बैलेंस्ड डाइट ना होने की वजह से या ऊपर नीचे खाने पीने की वजह से जो होने वाले रोग, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जिससे मिल्क फीवर है। ठीक है, तो मिल्क फीवर को अपने दुग्ध ज्वर बोलते हैं। इसको मैं यहीं से ये बता देता हूँ, क्योंकि इसमें 3-4 ही क्वेश्चन है मेन जो आते हैं, वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। मिल्क जो फीवर है, दुग्ध ज्वर है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। पहला क्वेश्चन बनता है इसका, किससे होती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मिल्क फीवर। ठीक है, और ये जो आपकी होती है, ये जो इसमें क्या होता है, यानी कि मोस्टली जो डिजीज ऐसी होती है, जब होती है तो उसमें उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये एकमात्र डिजीज है मिल्क फीवर जिसमें बॉडी का टेम्परेचर घटता है। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, मिल्क फीवर दुग्ध ज्वर में ये डिजीज होने पर जो बॉडी का तापमान है, जो शरीर का जो तापमान है वो बढ़ने की बजाय घटता है, बाकी सब डिजीज में बढ़ता है, इसमें घटता है। ठीक है, और इसके अलावा ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है। तो यही क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और यही आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है मिल्क फीवर। इसके अलावा कीटोसिस, ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर नीचे हो जाने से हो जाता है। इसके अलावा बाय बर्थ यानी जन्मजात कुछ ऐसे डिजीज हो जाती है जिसको अपने, जिसमें एक है फ्री मार्टिन। अब फ्री मार्टिन में क्या होता है कि जब मतलब कि ट्वाइस, जब कोई आपकी जो पशु है वो ट्वाइस जन्म देती है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को एक साथ जन्म देती है, तो उस टाइम क्या होती है, जो फीमेल होती है वो मतलब बांझ हो जाती है, स्टेराइल रह जाती है। ठीक है, तो उसको फ्री मार्टिन बोलते हैं। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि फ्री मार्टिन किसको कहते हैं। ठीक है, और ये जन्मजात बीमारी है। तो ये जो दो मैंने स्लाइड बताई, जो पहले आपको कि बैक्टीरिया से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन सा है, बर्थ बाय बर्थ कौन सी डिजीज होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें से कई बार ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया है। ठीक है, अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डिजीज है वो आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने विषाणु जनित जो रोग है वो पढ़ लेते हैं, यानी कि जो वायरस से होने वाले रोग हैं। तो सबसे पहले आपका रिंडरपेस्ट, जिसको अपने प्लेग बोलते हैं, क्या पशु प्लेग बोलते हैं। ठीक है, देखो कोई भी डिजीज है, इसके जो दूसरे नाम होते हैं ना, अदर नाम, अन्य नाम जिसको बोलते हैं, वो याद करने जरूरी होते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो मेन नाम है वो ना पूछ के जो इसका दूसरा नाम होता है उस नाम से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो भी जरूरी है याद करने। तो रिंडरपेस्ट जो पशु प्लेग है, इसको अपने कैटल प्लेग भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसको अपने पौंकनी माता बोल देते हैं, शीतला माता बोल देते हैं, और इसको अपने माता भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलग नाम है, आपको याद रखना है। तो इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है, वैसे ये वायरस से होती है। तो वायरस भी कौन सा होता है? फिल्ट्रेबल वायरस होता है, छनित वायरस होता है, जिससे ये होती है। ठीक है, नोट लगा के आप एक चीज़ याद रखना कि ये जो वायरस है इसको निकोली ने 1902 के अंदर डिस्कवर किया था। तो ये आप याद करो तो याद कर लेना। अफेक्टेड पार्ट यानी कि जो संक्रामित जो भाग होता है इस डिजीज से, वो कौन सा होता है कि जो ईसोफेगस होती है, यानी कि जो आहार नाल होती है, उसमें क्या छाले हो जाते हैं। तो इसका ये अफेक्टेड पार्ट है, आहार नाल में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा ये डिजीज पाई जाती है। रूमिनेंट यानी जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिंडरपेस्ट होती है। डेथ रेट इसकी 80 से 100% होती है, और एरिड जो सीजन होता है, यानी कि जो शुष्क मौसम होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर मैं आपको सिम्टम बता देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ जाता है, देखो मिल्क फीवर जो होता है, दुग्ध ज्वर, उसको छोड़ के बाकी सारे डिजीज में ये लाइन आप लिख सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है अप टू 3 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हर डिजीज में होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, मिल्क फीवर में टेम्परेचर घटता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग डायरिया, पिचर, इससे क्या समझती हो कि मतलब कि तेज बदबूदार दस्त लगती है। इस डिजीज में क्या हो जाती है? तेज बदबूदार दस्त लगने लग जाती है, पिचकारी नुमा दस्त लगती है, इसलिए इस डिजीज को अपने पौंकनी माता भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पिचकारी नुमा तेज बदबूदार दस्त लगती है। तो ये एक मेजर सिम्टम है आपका रिंडरपेस्ट का। आई, नोज और माउथ, यानी कि आँख, नाक और जो आपका मुंह है उससे वाटर निकलता है, पानी निकलता है। अबॉर्शन हो जाता है प्रेग्नेंट एनिमल्स का। ठीक है, तो ये जो 2 सिम्टम्स है, एक तो तेज बदबूदार पिचकारी नुमा दस्त, और दूसरा इसमें अबॉर्शन हो जाता है, प्रेग्नेंट जो एनिमल्स होता है उसका अबॉर्शन होता है। ये जो 2 आपके सिम्टम्स है, ये मेजर सिम्टम है, ये आपको याद रखने हैं रिंडरपेस्ट के। 4 से 7 दिन में एनिमल्स की डेथ हो जाती है। और इसके अलावा क्या है कि एक अपने भारत सरकार ने एक रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन स्कीम चलाई थी, यानी कि पशु प्लेग उन्मूलन योजना चलाई थी।
1 अक्टूबर 1954 के अंदर, ठीक है। तो इसमें लगभग इसके जो वैक्सीन होते हैं वो लगभग 4 वैक्सीन विकसित किए गए थे इस डिजीज के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको याद रखना है कि रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन यानी कि इस डिजीज़ को अपने इंडिया से पूरे जड़ सहित इसको हटाने के लिए, निपटाने के लिए 1 अक्टूबर 1954 के अंदर रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन स्कीम यानी कि पशु प्लेग उन्मूलन योजना चलाई गई थी, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ कि ये सक्सेसफुल भी साबित हुआ है। अभी रिंडरपेस्ट के केस बहुत ही कम मिलते हैं, पहली बात तो मिलते नहीं है, अगर मिलते हैं तो भी बहुत ही ना मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली ये अपना काम में लिया था इसको। 4 वैक्सीन काम में लेते हैं अपने, यानी कि 4 वैक्सीन विकसित की गई थी रिंडरपेस्ट के लिए। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैक्सीन जो देते हैं अपने पशु को, पशु की एज क्या होनी चाहिए। तो चाहे कोई भी वैक्सीन हो उसके लिए एज मोस्टली जो होती है 1 ईयर ही होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 1 ईयर की एज के अंदर अपने पशु को वैक्सीन दे दी जाती है, कोई भी चाहे डिजीज हो, ठीक है। और ये वाली जो है रिंडरपेस्ट ये एक बार ही दी जाती है, ठीक है। वैक्सीन जो है एक बार ही दी जाती है। तो मैं आप वैक्सीन बता देता हूँ। 4 टाइप की वैक्सीन होती है। सबसे पहले है आरपी वैक्सीन, जिसको रिंडरपेस्ट वैक्सीन बोलते हैं। इसका इम्यूनिटी जो होता है, प्रतिरक्षा जो होता है 3 साल का। इम्यूनिटी से मतलब है कि 3 साल के अंदर एक बार ही लगाई जाती है ये रिंडरपेस्ट वैक्सीन, ठीक है। फिर है जीटीबी वैक्सीन, जिसको अपने गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन बोलते हैं। इसको गोट टिश्यू कल्चर से निकाला गया, यानी कि जो गोट का जो टिश्यू होता है उसके अंदर उगा कर इसको बनाया गया है इस वैक्सीन को। ये वाली जो वैक्सीन है मेनली इंडिया के अंदर यूज होती है। और जो आपका जो ये इरेडिकेशन जो स्कीम थी, यानी कि रिंडरपेस्ट ये जो इरेडिकेशन स्कीम है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर यूज हुआ है तो वो इसी जीटीबी वैक्सीन का यूज हुआ है। गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। और इसी की बदौलत क्या है कि अभी इंडिया में इसके जो केस हैं वो ना के बराबर है, ठीक है। और इसको एडवर्ड ने IVRI के अंदर 1926 के अंदर डेवलप किया गया था। और इसका जो इम्यूनिटी है वो 7 ईयर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जितनी भी 4 वैक्सीन है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरक्षा है, वो जीटीबी वैक्सीन, यानी कि 7 साल में ये एक बार ही लगाई जाती है। 7 साल में एक बार ही, 1 ईयर, 1 साल का जब होता है पशु उस टाइम लगा दी जाती है, 7 साल में एक बार ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेपिनाइजर वायरस वैक्सीन। ये इसको रैबिट कल्चर यानी कि जो खरगोश है उससे तैयार किया गया है। इसको चाइना के अंदर यूज किया जाता है मेनली। और इसका इम्यूनिटी जो होता है 5 ईयर होता है। फिर नेक्स्ट है बर्ड्स वायरस वैक्सीन, यानी जो पक्षी आपका वायरस वैक्सीन है। तो ये जो हैन के एग यानी कि मुर्गी के जो अंडे होते हैं उसमें उगा कर इसको तैयार किया गया था। और ये विदेशों में यूज होती है मेनली। और इसका इम्यूनिटी भी 5 साल होता है, ठीक है। तो ये चारों वैक्सीन आपको याद रखनी है, चारों वैक्सीन का इम्यूनिटी याद रखना है, चारों वैक्सीन के नाम याद रखना है, कौन सी वैक्सीन कहाँ यूज होती है। मेनली इंडिया में यूज होती है जीटीबी वैक्सीन, जिसको रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन उन्मूलन में सबसे ज़्यादा काम में लिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी वायरस से होने वाली दूसरी डिजीज है फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको खुरपका मुंहपका डिजीज बोल देते हैं हिंदी में, FMD। इसके अदर नाम है एपिजूटिक हो गया, एप्ता हो गया, एप्ता ज्वर हो गया। इसको अपने डिजीज ऑफ माउथ और फुट भी बोल देते हैं, मैलिग्नेंट डिजीज भी बोल देते हैं, यानी कि पैर और मुंह की डिजीज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि पहले जो पैर होते हैं वहाँ उसमें छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर पशु क्या करता है, जब बसंत ऋतु में होती है मेनली डिजीज, जब पशु बाहर चरने जाते हैं तो पैरों में जो छाले, जब पशु मतलब जीभ से चाटता है तो वो फिर छाले इसके मुंह में हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं माउथ और फुट की डिजीज, ठीक है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वायरस से होती है, ये भी फिल्ट्रेबल वायरस जो होता है, जनित वायरस। इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 10 दिन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ जाता है। यानी कि लॉन्ग डिजीज पीरियड है, यानी कि इसकी जो इस डिजीज की जो अवधि काल होता है वो लंबा होता है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 दिन, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अफेक्टेड पार्ट जो होता है माउथ और फुट में छाले पड़ जाते हैं, नॉर्मल है, आपको पता है ये। तो टेम्परेचर इसमें भी बढ़ता है। इसमें जो याद रखना है आपको, थिक सलाइवा निकलता है, यानी गाढ़ा इसमें लार निकलती है मुँह से एनिमल्स के। इससे क्या होता है, मुंह के अंदर जो चिपचिपाहट की आवाज़ सी सुनाई देती है। तो ये इसका मेजर सिम्टम है। और क्या होता है कि आगे वाले पैरों से एनिमल्स लंगड़ा के चलता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि पूरे चारों पैरों से भी ये लंगड़ा के चलता है, लेकिन मेनली आगे वाले पैरों से ये लंगड़ा के चलता है इस डिजीज में। और
ये जो आपके पैर होते हैं, यानी कि पैर के जो खुर होते हैं, उन खुरों के दोनों के बीच में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। देखो जो पशु मतलब कि दो खुर वाले पशु होते हैं ना, इस टाइप से उनके खुरों के बीच में छाले पड़ जाते हैं। तो मेनली ये डिजीज़ उन्हीं पशुओं में ज़्यादा होती है जिनमें दो खुर होते हैं और दोनों खुरों के बीच में जो जगह होती है, ठीक है, उनमें ये सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों खुरों के बीच में छाले पड़ जाते हैं। तो ये मेन इसका सिम्टम है, आपको याद रखना है। तो इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं। यानी कि देखो, एक होता है प्रिवेंशन, यानी कि जिसको अपने कहते हैं रोकथाम, और एक होता है ट्रीटमेंट, जिसको अपने कहते हैं उपचार। तो प्रिवेंशन तो ऐसा होता है कि कोई डिजीज़ आए ना उससे पहले ही अपने उसका ट्रीटमेंट कर ले, यानी कि पशुशाला की साफ़ सफाई हो गई, एनिमल्स की साफ़ सफाई हो गई, ठीक है, अच्छे से उसका राशन हो गया, या फिर वैक्सीनेशन हो गया, आपने पहले से ही दे दिया, तो वो प्रिवेंशन होता है। तो मोस्टली एनिमल्स की डिजीज में प्रिवेंशन ही कामयाब होता है, ठीक है। जो उपचार होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत सी कम डिजीज में होता है, क्योंकि ये एनिमल्स की जितनी डिजीज होती है, खतरनाक डिजीज होती है, होने के कुछ दिनों बाद में एनिमल्स की डेथ हो जाती है। इसलिए इसका जो प्रिवेंशन है, जो वैक्सीनेशन है, यही इसका मेजर, इसका इम्पोर्टेंट जो है। फिर नेक्स्ट इसकी जो वैक्सीनेशन अपने देख लेते हैं एफएमडी की। एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीन है, 1 साल में 2 बार लगती है। तो ध्यान रखना, एफएमडी एकमात्र ऐसी डिजीज है जो साल में 2 बार लगती है, और इसका इम्यूनिटी सिस्टम 6 मंथ होता है। यानी कि एक बार तो ये जून में लगती है, और जो दूसरी वैक्सीन लगती है दिसंबर के अंदर। कब लगती है? 1 जून में, पहली वैक्सीन जून में लगती है, दूसरी दिसंबर में। साल में 2 बार लगती है, इसलिए इसका जो प्रतिरक्षा जो होता है, इम्यूनिटी होता है, वो 6 मंथ का होता है, क्योंकि ये साल में 2 बार लगती है, ठीक है, एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीन। इसके अलावा जो इसका उपचार है, ये तो था वैक्सीनेशन, ठीक है, ये तो होता ही है। इसके अलावा उपचार है कि फुट बाथ, जिसको अपने पाद स्नान बोलते हैं, वो किसे करते हैं? 1% कॉपर सल्फेट, फिनाइल या लाइजोसोल से करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है मेनली कि 1% कॉपर सल्फेट जो होता है किस डिजीज में अपने काम में लेते हैं। फुट बाथ यानी कि पाद स्नान, यानी कि पैरों को धोते हैं 1% कॉपर सल्फेट से, खुरपका मुंहपका जो डिजीज है इसमें, ठीक है। तो पैरों को धो देते हैं, लेकिन जो मुंह के छाले वो कैसे धोते हैं? तो माउथ वॉश करते हैं, उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा बोलते हैं। इसके अलावा फिटकरी या एक्रीफ्लेविन सॉल्यूशन भी अपने काम में लेते हैं। तो ये फुटबाथ, माउथ वॉश दोनों याद रखना है आपको इसमें एफएमडी डिजीज के अंदर, और एक आपको वैक्सीनेशन इसमें याद रखना है। अब अपने बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एंथ्रेक्स है। तो ये एंथ्रेक्स का जो दूसरा नाम है वो देख लेते हैं। इसको अपने पॉइजनस फीवर यानी कि जहरी बुखार भी कहते हैं इसको, स्प्लेनिक फीवर, प्लीहा जो बुखार बोल देते हैं, गिल्टी डिजीज, वूल एंड सोटर डिजीज या जूनोटिक डिजीज भी बोल देते हैं इसको। वूल एंड सोटर डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऊन, जो आपकी मतलब कि जो ऊन की जो फैक्ट्री होती है, उसमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें ये डिजीज़ हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि ये मेनली भेड़ में होती है। तो जब ऊन को उनकी सफाई करते हैं ना फैक्ट्री में, उनकी फैक्ट्री में लगे, तो ये फिर क्या होती है कि उस मतलब कि एनिमल्स से उसमें चली जाती है मैन में। तो एकमात्र ऐसी डिजीज़ है जो एनिमल से मतलब कि मनुष्य में जाती है, वो कौन सी है? एंथ्रेक्स, ठीक है। इसलिए इसको वूल एंड सोटर डिजीज बोलते हैं कि उनकी फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें आ जाती है डिजीज़। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है बैसिलस एंथ्रेसिस। अफेक्टेड जो पार्ट होता है ब्लड स्प्लेन यानी कि जो रक्त प्लीहा होता है, और जो ऑल एक्सटर्नल टिश्यू यानी कि बाहर जो भी बाहरी ऊतक है वो इसके अफेक्टेड पार्ट है। सिम्टम इसमें 3 स्टेज होती है, प्री एक्यूट स्टेज, एक्यूट स्टेज और सब एक्यूट स्टेज, ठीक है। प्री एक्यूट स्टेज में क्या होता है कि फोमी डिस्चार्ज निकलता है माउथ, नोज एंड रेक्टम से, ठीक है। और सडन डेथ यानी कि विदाउट सिम्टम, बिना सिम्टम के सडनली इसमें अचानक ही डेथ हो जाती है, ये इसका मेजर सिम्टम है। प्री एक्यूट स्टेज में होता है ये। और गाढ़ा जो पदार्थ जो भी निकलता है मुंह से और नाक से। एक्यूट स्टेज में फीवर ज़्यादा हो जाता है, तेज़ हो जाता है, पल्स और रेस्पिरेशन की रेट है वो बढ़ जाती है, यानी कि श्वसन गति और नाड़ी गति है वो बढ़ जाती है। और 24 से 48 घंटे के अंदर एनिमल मर जाता है। ब्लडी डायरिया यानी खूनी दस्त के 24 से 48 घंटे के बाद में एनिमल्स की इसमें डेथ हो जाती है। फिर तीसरी जो इसमें स्टेज होती है वो होती है सब एक्यूट स्टेज। इसमें क्या होता है 2 से 6 दिन के अंदर एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो ये 3 स्टेज आपको याद रखनी है। अब अपने इसका प्रिवेंशन में वैक्सीन देख लेते हैं। लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन इसका नाम है। तो ये भी अपने 1 साल में 1 बार ही देते हैं, जुलाई अगस्त में देते हैं, और इसका इम्यूनिटी 1 ईयर होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि इस डिजीज़ में आप एनिमल्स का पोस्टमार्टम नहीं करते। तो ऐसी कौन सी डिजीज़ है
इसमें एनिमल्स का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। एंथ्रेक्स। फिर नेक्स्ट है ब्लैक क्वार्टर, जिसको अपना लंगड़ी डिजीज भी कह देते हैं। इसका नाम है, मतलब अलग नाम जो है जहरबाद हो गया, सुजवा, या इसको चुरचुरिया बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये इस डिजीज में क्या होता है कि जब अपने इसमें क्या होता है कि बॉडी जो मांसपेशियां जो होती है वो फूल जाती है। जैसे इसका जो फैक्टर पार्ट होता है, जो मसल स्वेलिंग, यानी मांसपेशियां इसमें फूल जाती है। तो वो जो फूली हुई मांसपेशियों को जब अपने हाथ लगा के देखते हैं तो उसमें चरचर की आवाज़ आती है, इसलिए इसको चरचरी आवाज़ कहते हैं। और उसमें जब कट लगा के देखते हैं तो ब्लैक कलर का उसके फॉर्म निकलता है, झागदार, ठीक है, सड़े मक्खन जैसी उसमें स्मेल आती है, इसलिए इसको ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको लंगड़ी बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। कोजल ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। क्या होता है कि इसमें जो लेग होते हैं उसके जो मसल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। उसको जो प्रेस करते हैं उसमें चिरपिंग साउंड, यानी कि चुरचुर की आवाज़ आती है, ठीक है। और एनिमल क्या होता है, पीछे वाले जो लेग्स होते हैं उससे लंगड़ा के चलता है और फोमी ब्लड निकलता है, यानी कि झागदार इसमें वो निकलता है, खून निकलता है। जब उसमें अपना कट करके देखते हैं जहाँ से सूजा हुआ है वहाँ पर, तो उसमें कट करके देखते हैं तो एक सड़े मक्खन जैसी स्मेल आती है। तो ये भी इसका मेजर सिम्टम आपको याद रखना है। और इसका जो पेट है वो फूल जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई ढोल हो, ढोल की तरह फूल जाता है। तो ये इसके मेजर सिम्टम है। इसके लिए वैक्सीन जो आती है BQ पॉलीवेलेंट वैक्सीन सब नाम से आती है। जैसे BQ का मतलब होता है ब्लैक क्वार्टर पॉलीवेलेंट वैक्सीन। तो 1 साल में एक बार ही लगाई जाती है, मई जून के अंदर। और इसका भी इम्यूनिटी 1 साल ही, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि इसका इम्यूनिटी याद रखना है कि कितने साल में कितनी बार लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप याद करो तो कि PPF इंजेक्शन भी लगता है, आप इसको अपना प्रोकेन पेनिसिलिन फोर्ट बोलते हैं। तो ये भी इसमें कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन आप याद करो तो कर लेना। फिर है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसको अपना HS भी बोल देते हैं शॉर्ट में, और इसको अपने हिंदी में गलघोंटू डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जो नाम है, अदर नेम घोटुआ, घुरका, नाविक जवर, आप याद कर लेना। कोजल ऑर्गेनिज्म है पास्चुरेला मल्टीसोडा। अगर आप उसे इंडिविजुअल पूछ ले कि कैटल के अंदर लगता है तो उसके लिए कौन सा होगा, पास्चुरेला बोविसेप्टिका। और बुफेलो के अंदर होता है पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अफेक्टेड पार्ट इसका थ्रोट होता है, गला होता है, उसमें गुरगुर की आवाज़ आती है। 80 से 90% इसकी डेथ रेट होती है। सिम्टम देख लो, पेनफुल स्वेलिंग इन द पेल्विस ऑफ द, यानी कि जो गलकंबल होता है एनिमल्स के, वहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। और सांस लेने में डिफ़िकल्टी आती है, जब सांस लेते हैं जैसे ग्रंटिंग साउंड, यानी गुरगुर की आवाज़ आती है। तो ये इसका मेजर सिम्टम है गलघोंटू का। इसके लिए वैक्सीन लगता है, HS वैक्सीन, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया उसी नाम से ही है। तो ये भी 1 साल में एक बार लगता है। कब लगता है? मई जून में लगता है, ये आपको याद रखना है। इसका इम्यूनिटी है 1 साल। अब नेक्स्ट आपकी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है एंटेरोटोक्सेमिया, जिसको फड़किया डिजीज बोलते हैं। ये मेनली भेड़ के अंदर होती है, यानी कि मेन डिजीज ऑफ शीप, भेड़ की प्रमुख डिजीज है। मोस्ट ईटेबल डिजीज, अधिक खाने वाली डिजीज इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो भेड़ बकरी होती है ना, ये इनको चाहे आप कितना ही चारा डाल दो तो ये खा लेती है, ठीक है। जो बाहर चरने जाती है तो ये खा लेती है ज़्यादा, है ना। तो अधिक खाने से ये डिजीज़ हो जाती है, इसलिए इसको मोस्ट ईटेबल डिजीज़ बोलते हैं। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रीडियम बेल्सियाई, ठीक है। सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड गैस, यानी कि पेट के अंदर दर्द होता है और गैस बन जाती है। और एनिमल्स क्या करता है, बार बार अपने पेट की ओर देखता है और किक करता है, पेट की लात मारता है। द वेस्ट इज बेंट लाइक ए बो, है ना। तो इसकी जो कमर होती है, कमर की ओर ये गर्दन ऐसे झुका के पीछे की ओर बैठ जाती है और नीचे गिर जाती है, यानी कि चल नहीं पाती है, क्योंकि पेट में गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, बैठ जाती है। और साइकिलिंग लेग यानी कि इसकी जो चारों टांगें होती है, फिर ये मतलब कि नीचे पड़ी पड़ी चारों टांगें हिलाती है, ऐसे लगता है जैसे साइकिल चला रही हो। तो इसलिए इसको साइकिलिंग लेग्स भी कहते हैं। तो ये सब के सब सिम्टम है इसके, मेजर सिम्टम है, आपको याद रखने हैं। इसके लिए वैक्सीन आता है ET वैक्सीन, जो फरवरी मार्च के अंदर लगता है। इसके अलावा बैक्टीरिया से डिजीज होने वाली मास्टिसिस, जिसको अपने हिंदी में थनेला डिजीज भी कह देते हैं। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्जिया। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्जिया। फैक्टर पर इसका अडर होता है, थन होता है, थन में ही होती है मेनली। हार्मफुल फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये थनों में लगती है। तो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो अफेक्टेड होता है इससे। मोस्टली जो मिल्क एनिमल्स होते हैं उसमें ये होती है।
इसके सिम्टम क्या होते हैं? ट्विस्ट द नेक ऑफ द विक्टिम, यानी जो एनिमल्स होता है उसकी जो गर्दन है वो गिर जाती है, बिल्क जो इसके एकदम पतला सा हो जाता है, ठीक है। जो आपका ग्वाला होता है उसके जो गंदे हाथों से जब मिल्किंग करता है तो उसकी वजह से ये थनैला जो डिजीज है ये हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है गंदे हाथों से, उसके जो थन है उसमें, उसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। ड्यू टू नॉट कीपिंग द क्लीननेस ऑफ अडल्ट कैटल से, यानी कि जो कैटल का जो शेड है, ठीक है, उसके अलावा जो थन है ये अपने साफ़ नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। इसके लिए वैक्सीनेशन आता है, मास्टी वैक्सीन आता है, वो अपने लगा सकते हैं। और इसके अलावा वैक्सीन के अलावा एक स्ट्रिप कप टेस्ट करते हैं, स्ट्रिप कप परीक्षण करते हैं जो 1 वीक में अपने 2 बार करते हैं, तो ये भी एक इसका, ठीक है। इसके अलावा अपने क्या करते हैं, मास्टिटिस ट्यूब और एंटीबायोटिक भी यूज में लेते हैं। तो ये मास्टिटिस जो डिजीज है इसके कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो है, ठीक है। तो ये थी आपकी पशुओं के अंदर लगने वाले जितने भी डिजीज़ थे, ठीक है। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ थी वो आपको बता दी, यानी कि किससे होती है, क्या इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है वो मैंने आपको बताया, अफेक्टेड पार्ट कौन सा है, सिम्टम कौन से हैं इसके, इसका प्रिवेंशन कैसा है, इसका वैक्सीनेशन कैसे लगाते हैं, वैक्सीनेशन का क्या टाइमिंग है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, कब लगाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।